गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आपका औद्योगिकरण का युग चल रहा था और पहले पाठ के आगे आज हम शुरू करते हैं। और आज का पहला पॉइंट है आपका उपनिवेशों में औद्योगिकरण। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड में औद्योगिकरण के बाद जहाँ पर उपनिवेश थे, अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, जहाँ पर उनका साम्राज्य था, उनका शासन था, वे अपने अपने उपनिवेशों में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो भारतीय कपड़ों का युग अगला पॉइंट है, भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। आर्मीनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया यहाँ की वस्तुओं को लेकर जाते थे। मसूलीपट्टनम और हुबली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ भारतीयों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई, वैसे भारत के कपड़ा बाजार पर उसका प्रभाव पड़ा और भारतीय जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए। यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय अदालतों से कई रियासतें हासिल करने के द्वारा शक्ति प्रदान हो रही थी। कुछ कंपनियों को व्यापार के एकाधिकार का अधिकार मिला, जिसके कारण सूरत और हुबली जैसे पुराने बंदरगाहों से गिरावट आई और बॉम्बे कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उद्भव हुआ। यह परिवर्तन नई औपनिवेशिक शक्ति के विकास की संकेत थे। बुनकरों की स्थिति। भारतीय कपड़ों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। यही कारण था कि भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही यूरोपियनों कंपनियां विस्तार देना चाहती थी। बुने हुए कपड़ों के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करना शुरू कर दिया और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। बंगाल और कर्नाटक के कई स्थानों पर बुनकरों ने अपने गांव छोड़कर दूसरे जगह चले गए। कहीं कहीं उन्होंने कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी किया और कंपनी के द्वारा दिए गए ऋण को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे जो है कंपनी के अंदर काम करके अपने जो मूल जीविका का स्रोत था उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे और उनके लिए बड़ी परेशानी की बात थी मार्केट में, बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहना। अगला है गुमास्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक वेतनभोगी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका काम था कपड़े की बुनाई, उसकी गुणवत्ता और उसका जो है निर्यात के लिए उचित ढंग से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ये बुनकरों पर नज़र रखते थे, बुनकरों को लाते थे और उनसे कार्य करवाते थे। इनका बुनकरों से कोई अपना निजी संबंध नहीं था।
ये प्रायः घमंडी हुआ करते थे और बुनकरों को सजा दिया करते थे, जिनमें इनकी सहायता पुलिस भी किया करती थी। भारत में मैनचेस्टर का आगमन। सन 1811-12 में सूती माल का निर्यात 33% था, जो 1850-51 में मात्र 3% रह गया। 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ। उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला, जिससे मैनचेस्टर अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। 1870 के दशक में इंग्लैंड के कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से अधिक था। भारतीय बुनकरों के समक्ष समस्याएं। भारतीय बुनकर उनका निर्यात बाजार में कम हो गया। भारतीय बुनकरों का निर्यात बाजार में कम हो गया और स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी, क्योंकि वे वस्त्र मशीनों द्वारा बने होने के कारण कम लागत के होते थे और सस्ते दरों पर बेचे जाते थे। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अमेरिका से कपास का निर्यात बंद हो गया। ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि से उसकी कीमत में भी वृद्धि होगी। भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल प्राप्त खरीदना पड़ता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। कारखानों का विकास। भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। पहली कपास मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में स्थापित की गई। 1874 तक मद्रास को पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू किया। इन उद्योगों में से अधिकांश भारतीय उद्यमियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये जो उद्योग लगे बड़े बड़े, इनको स्थापित करना जो है अपने यहाँ के देश के उद्यमियों ने, उद्योगपतियों ने लगाया। प्राथमिक उद्यमी। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे और इसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे, जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में कई भारतीय कारोबारी सहायक के रूप में पहुंच गए थे, जिनका कार्य उन्हें धन उपलब्ध कराना, आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा माल को जहाज़ों में लादकर भेजना था। 19वीं सदी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों में द्वारकानाथ टैगोर, दिनसा, पॉल पेटार्ड, जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा, शिव नारायण बिरला जी, जीडी बिरला के दादाजी, सेठ हुकुमचंद आदि शामिल थे। द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की। वर्ष 1912 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में पहले लोहा और इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। सेठ हुकुमचंद ने वर्ष 1917 में कलकत्ता से पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की। भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं। जो भारत के व्यापारी थे उनमें उपनिवेशों की सीमाएं हुआ करती थी। औपनिवेशिक शब्द के
भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया। उन्हें बनी हुई वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं और नील को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, जिनकी अंग्रेजों को ज़रूरत थी। प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनमें से कुछ कई बड़े हिंगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी है। नौकरियों की खोज में श्रमिकों का प्रवास। कारखानों के विस्तार के साथ श्रमिकों की मांग में भी वृद्धि हुई। गांव में कोई काम न करने वाले किसानों और कारीगरों ने काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर पर काम किया। रोजगार प्रसार की खबरों के अनुसार श्रमिकों ने मिलों में काम करने की आशा में बहुत दूर दूर तक यात्राएं की। संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई और कलकत्ता में काम करने के लिए जा रहे थे, जहां काम करना आसान नहीं था। मिलों में सीमित नौकरी होने के कारण प्रवेश निषिद्ध था। उद्योगपतियों ने नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जाबर की नियुक्ति किया। ये जाबर जो होता था वह कंपनी का पुराना और विश्वसनीय वफादार व्यक्ति होता था, जो कि अपने गांव से आए हुए अपने सगे संबंधियों या अपने क्षेत्र के लोगों को काम पर रखता था। और उनको वहाँ पर नौकरी दिलवाने के साथ साथ वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था करता था, जिससे कि वे अपना पूरा मन लगा करके कार्य कर सकें, उनको वहाँ रहने में कोई कठिनाई न हो। औद्योगिक विकास की विषमताएं। यूरोपीय उद्योगपति औद्योगिक उत्पादों के में रुचि रखते थे। उनके उत्पाद भारत में बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि उनका मुख्य रूप से निर्यात किया जाता था। भारतीय व्यापारियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उद्योग स्थापित करना शुरू किया और 20वीं सदी के पहले दशक में परिवर्तनों के एक श्रृंखला ने औद्योगिकीकरण का रूप को प्रभावित किया, जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन मजबूत हो गया और राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया और लोगों ने कुछ हद तक किया भी। भारतीय उद्योगपतियों ने सूती कपड़ा उत्पादन शुरू किया और 1900 से 1912 के बीच दुगना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के साथ ब्रिटिश की मिलें जो थी, वे अपने सैनिकों के लिए कपड़े बनाना शुरू की, उनकी आपूर्ति करना सुनिश्चित किया, जिससे कि उनका निर्यात प्रभावित हुआ और इसी का लाभ उठा करके भारतीय उद्योगों ने यूरोप में या अमेरिका में, देश के दूसरे देशों भागों में, दुनिया के दूसरे भागों में अपने माल को भेजना शुरू किया और एक अच्छी खासी बाजार पर कब्जा कर लिया। और भारतीय औद्योगिक उत्पाद तेजी से बढ़ गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन कभी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना। बड़े बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। देश के बाकी हिस्सों में लघु स्तरीय उत्पादन का प्रबल होना जारी रहा। वास्तव में
हस्तशिल्प उत्पादन ने 20वीं शताब्दी में नई तकनीकी फ्लाई शटल को अपनाया। फ्लाई शटल एक प्रकार की मशीन है, यंत्र है, जो कि कपड़े की बुनाई में कार्य आती है। बुनकरों की भूमिका। कुछ बुनकर मोटे कपड़े उत्पादन करते थे तो कुछ बुनकर महीन कपड़े का उत्पादन करते थे। मोटे कपड़े का क्रय निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता था और उसकी मांग में भी भारी उतार चढ़ाव होता था। खराब फसल या अकाल के कारण जब ग्रामीणों के पास धन का अभाव होता था तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। अच्छे किस्म के कपड़े की मांग उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा की जाती थी। अकाल ने बालूची और बनारसी साड़ियों की बिक्री को प्रभावित नहीं किया। इसके अतिरिक्त मिले मुर्गरों के जटिल डिजाइन की नकल भी नहीं कर पाती थी, इसलिए भारतीय कपड़ों की डिमांड सदैव बनी रही। माल के लिए बाजार। विज्ञापन, लेबलिंग, कैलेंडर और उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और होर्डिंग का उत्पादन द्वारा अपने बाजार का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जाता था। विज्ञापन आवश्यक दिखते हैं। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापन ने नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण, जैसा कि आज आप आज भी देखते हैं, टीवी हो, समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, सभी जगह है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। तो यह औद्योगिकरण के शुरुआत के साथ ही हो गया था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो उन्होंने कपड़े पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाना शुरू कर दिया। कभी कभी भारतीय देवी देवताओं जैसे कि सरस्वती आदि की तस्वीरें भी इन लेबलों पर प्रयोग में लाई जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक निर्यात अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर मुद्रित कर रहे थे, क्योंकि कैलेंडर उन लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे लेकिन कैलेंडर रखते थे घरों में। देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त कभी कभी विज्ञापन और कैलेंडर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों का भी इस्तेमाल किया जाता था की तस्वीरों का प्रयोग किया जाता था। विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक ग्राहक बन गए जो उत्पादन और गुणवत्ता की गारंटी देता था। औद्योगिक युग में कई प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, कारखानों में वृद्धि हुई और नए औद्योगिक श्रम बल का निर्माण हुआ। औद्योगिक परिदृश्य में लघु स्तरीय उत्पादन के साथ साथ निर्मित वस्तुओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे।